Okay, mic check. Should I come here? A very good afternoon to all of you all. Am I audible and visible? Please let me know. Just adjust this. थोड़ा सा. You have to wait for 2 minutes because the streaming takes a little time. Okay, so very good afternoon to all of you all. How are you? Yesterday, we had started with the Sale of Goods Act 1930. First, I'll revise whatever I had done yesterday, and then we can continue with the act. Foundation, Sale of Goods Act, all the PPTs. Okay. And yes, I had also given you all one homework, and that was to read the differentiation between a sale and an agreement to sell. I hope you all have done your homework. Your sincerity is going to remain with you always. थैंक यू सो मच कोमल फॉर सच अ लवली मैसेज. कोमल कहती है मैम आपके वजह से नाउ वी हैव स्टार्टेड टू लव लॉ. थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस इंटरेस्ट. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर फाइंडिंग लॉ इंटरेस्टिंग. अच्छा, इनफॉर्मली मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स देख लिए और कुछ बच्चों ने कंपनीज एक्ट के लेक्चर्स भी देखे हैं. क्या आप लोगों को लग रहा है, बिकॉज दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, पहले जो आपने लॉ की तैयारी की थी और अभी ये जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पहले में और अभी में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको? ये जो मैं रिविजन्स ले रही हूं उससे क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? How are you feeling about this subject of law after these 12-13 sessions that I have conducted? Okay, लग रहा है ना? Good. Happy. Big difference. Thank you नंदिनी, पायल. कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना लैंसी? नाइस. अच्छा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है पहले और अब के सफर में. थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू.
दर्शना कह रही है मैम अब कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और बहुत मजा आता है. दैट्स वंडरफुल दर्शना. सो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना पास होने का. दैट्स नाइस. कोमल कहती थी मैम पहले लॉ से डर लगता था बट अब तो लगता है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे. सही बात है यार कोमल, सही है. कोमल दास कहती मैम प्रीवियसली आई यूज टू डोज ऑफ आफ्टर 30 minutes ऑफ ओपनिंग लॉ बुक. नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू द लॉ क्लासेस. सेम हियर. थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच. चलो बेस्ट है, सही है. मतलब एटलीस्ट आपकी और मेरी वेवलेंथ जो है वो जुड़ गई है. दैट्स द बेस्ट. ओके सो देखो yesterday we started with the Sale of Goods Act 1930. इसी एक्ट को शुरू करने के पहले मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जहां पे क्या हो रहा था. वन पार्टी agreed to sell 100 bales of cotton to another party. जो पार्टी गुड्स को बेचती है, बेच रही है या बेचने का वादा कर रही है उसे कहते हैं एज द सेलर. वेयर एज द पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय इज नोन एज द बायर. जो चीजें बेचने और खरीदने की बात की जा रही है, जो चीजें बेचने और खरीदने की बात की जा रही है दोज आर गुड्स. और गुड्स की डेफिनेशन हमने भेजी है. कितने बेशर्म हो तुम लोग. अकेले अकेले तुम लोग ऐसे कैसे पार्टी कर सकते हो. एक तो मैं यहां पे क्लास ले रही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं. देखो मेरे मुंह में से पानी आने लग गया है अभी. ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते टीचर को पढ़ाते वक्त, है ना. सुनो. ओके लिसन. इमोशनल होके फोटो के लिए उसने लैपटॉप पे रख दिया होगा. ओके तो जो चीज बेची जा रही है और खरीदी जा रही है उसे कहते हैं एज गुड्स. एंड गुड्स के बदले में सेलर को जो मिलता है दैट इज प्राइस. एंड जब मैं प्राइस की बात करती हूं इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मॉनेटरी कंसिडरेशन. ओके देखो मुझे पानी पीना पड़ेगा. Now once the goods are sold by the seller to the buyer, then what will happen is the buyer will become the absolute owner of the goods. और वो जो चाहे वो गुड्स के साथ कर सकता है. बेटा मैं चाय पीती हूँ क्लास लेते वक्त, बट आप लोग भी चाय ले सकते हो ना घर पे बैठे बैठे. अनफॉर्चुनेटली अभी आप लोग आम रस ले रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो. अनफॉर्चुनेटली मैं तो आइसक्रीम का स्कूप लेके यहाँ पे नहीं खा सकती हूँ पढ़ाते पढ़ाते. चाय मेरे लिए जरूरी है पढ़ाने के लिए, बट ये सारी चीजें थोड़ी ना जरूरी है. अकेले अकेले आप लोग फाड़ी कर रहे हो, फाड़ी. ओके तो देखो as soon as the goods are sold by the seller to the buyer. आज तो मैंने चाय भी नहीं लाई है यार, जस्ट इमेजिन. तो बायर जो है he becomes the absolute owner of the goods. और वो जो चाहे गुड्स के साथ कर सकता है. he can resell it, he can use it, he can gift it, he can give it as charity, or he can even destroy it. So what do you mean by goods? What do you mean by goods? Goods means any movable property other than actionable claim and money, and it will include rare antique coins, water, gas, electricity, movable property, shares, stock, goodwill, patent, copyright. Everything is included in the definition of goods. यही goods जो है वो broadly classify होते हैं into 3 types: existing goods, future goods and contingent goods. Goods 3 types के होते हैं. Everyone please let me concentrate on the revision part.
हम लोग मस्ती बाद में करते हैं, पढ़ाई तो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अरे कितने मतलब बेशर्मी की हाइट है आप लोगों की, सीरियसली मुझे जला रहे। अब तो मैं आपको 5 मिनट रुकाऊंगी और चाय लेके आऊंगी मैं। कशिश चाय वालों जिनको चाय पीने की आदत है ना, उनको ही पता है कि चाय का क्या नशा होता है। अदर्स विल नॉट अंडरस्टैंड कि मुझ पे अभी क्या बीत रही है। दोज हु आर टी लवर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड मुझ पे अभी क्या बीत रही है। मैं हंस रही हूं बट अंदर से रो रही है, देखो मेरी आंखों को। चलो आ जाइए। Focus now, everyone. My sincere students are getting disturbed. Okay. Goods are classified into 3 types: existing goods, future goods, and contingent goods. What do you mean by existing goods? Those goods which are existing at the time of sale are known as existing goods. They are owned as well as possessed by the seller at the time of sale. Future goods जो है, future goods are those goods which are currently not in existence at the time of sale. So basically they are to be acquired by the seller. And contingent goods are those goods which do not exist at the time of sale, but these goods, okay, are to be acquired, but this acquisition is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. Existing goods are further classified into 3 types. Existing goods are further classified into 3 types: specific goods, uncertain goods, and ascertain goods. Specific goods are those goods which are identified at the time of the contract of sale. Uncertain goods are defined by sample or by a description, और इन्हीं uncertain goods से you ascertain the goods, you identify them and you separate it from the lot, after which the goods become ascertain goods. Delivery can be of 3 modes: actual, symbolic, and constructive delivery. Actual delivery is whenever you are actually delivering the goods to the other party. Symbolic delivery is when you transfer a token of the goods, okay, instead of the actual goods. And constructive delivery में तो delivery हो भी नहीं रही है, goods जहां थे वहीं पे है, but now you are holding it on behalf of somebody else. So this what was whatever I had done yesterday. Now let us move ahead. Let us look into certain differentiation. Sale and hire purchase. Okay, what do you mean by hire purchase? Can you all tell me, any one of you all, do you all know the meaning of hire purchase? क्या आप लोगों को hire purchase का मतलब पता है? Do you all know the meaning of hire purchase? I'm waiting for your answers. ओके, विश्वास कहता है नहीं, एज लाइक बेलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ईएमआई पे लेना, नहीं, आप लोगों को नहीं पता है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. ओके, आप लोगों को इतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है हायर परचेस में, इट इज ओके, उसीलिए तो मैं यहां पे हूं. व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेस? ओके,
हायर परचेज में बेसिकली क्या होता है, गुड्स आर लेंट ऑन हायर, हायर मतलब रेंट पे देना जैसे टाइप का, ओके। सो वन पार्टी इज डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स। ट्रांसफर क्या हो रहा है, नॉट द ओनरशिप but the possession of the goods. So basically one party is transferring the possession of the goods to another party and the goods are delivered to the other party on hire. And in this particular system what happens is this person who is taking the goods on hire is paying installments to the true owner of the goods. Ab at the end he has two options. He can either purchase the goods or he can return the goods and stop paying the installments. तो आप ये एग्जाम्पल देखें, इसी एग्जाम्पल से you will understand what is the meaning of hire purchase. Look, there is a person A and B. ये A जो है, he is the hire purchaser. He wants to buy this truck. टाटा की ये ट्रक इस पर्टिकुलर पर्सन को बाय करनी है। ऑब्वियसली ट्रक किससे बाय करनी है, फ्रॉम द सेलर, दैट इज द टाटा कंपनी हु इज द हायर वेंडर। बट ये जो ट्रक है उसका कॉस्ट 5 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए है, जितने पैसे इस हायर परचेसर के पास नहीं है। तो अब ये दोनों भी पार्टीज एक सिस्टम बनाते हैं। जहां पे क्या हुआ है, ये हायर परचेसर ने 20 लाख के ट्रक के लिए आज अभी के अभी एज ए टोकन 5 लाख रुपए दे दिए हैं टू द कंपनी इन रिटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रक। बट अब ये जो बाकी का अमाउंट है, बाकी का अमाउंट मतलब 20 लाख माइनस 5 लाख, दैट अमाउंट्स टू 15 लाख रुपीज विल बी पेड बाय द बायर to the seller in the form of installments. In the form of installments. These installments, okay, these installments will comprise of two elements, principal amount and interest. अब आप बोलोगे मैम why principal amount and interest? Because अगर आप गहराई से इस सिस्टम को देखोगे, आज कंपनी ने, आज टाटा कंपनी ने इस बायर को पूरी की पूरी ट्रक दे दी है जिसकी कीमत एक्चुअली 20 लाख रुपए है, जिसके बदले में कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए मिले हैं। बाकी के 15 लाख रुपए डिफर्ड पेमेंट के द्वारा दिया जाएगा। आज मिलने वाले 20 लाख रुपए हमें नहीं मिले हैं। जो 20 लाख रुपए हमें आज मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले हैं, और हम डिफर्ड पेमेंट के द्वारा ये पेमेंट हम ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम सिर्फ 15 लाख रुपए नहीं लेंगे, 15 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट भी लेंगे फॉर द लेट पेमेंट फॉर द परचेस ऑफ दिस ट्रक। सो दिस इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्ट्स, द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट। इसी इंस्टॉलमेंट अमाउंट को हायर परचेस में कहा जाता है एज हायर charges. क्या कहा जाता है, higher charges. By the way, for your general knowledge, higher purchase is governed by the Higher Purchase Act 1972. Okay, so there is a huge big act. I'm not quite sure क्या आपको higher purchase accounts में है. Do you have the accounting of higher purchase? Higher purchase is governed by an altogether different act which is known as the Higher Purchase Act 1972. And according to this act, my dear friends, only on the payment of the last installment, सुनो मेरी बात, this point is very 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 important. Only on the payment of the last installment, the buyer will become the owner of the truck. Until then, it is Tata company who will be considered as the owner of the truck. So basically पहले दिन जब 5 लाख रुपए बायर ने टाटा कंपनी को दिए थे और टाटा कंपनी ने इस ट्रक की डिलीवरी दी थी टू द बायर, the delivery was only relating to the possession of the truck. The ownership in the truck was not transferred to the buyer. The ownership in the goods was not transferred
to the buyer. It is only the possession that is getting transferred to the buyer. And ये जो charges हम दे रहे हैं, these are higher charges. Only on the payment of the last installment, the buyer will be considered as the owner of the truck. Until then, it is this company, Tata company, who will be considered as the owner of the truck. जिस दिन हमारे बायर ने ये इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिया, ओनर कौन है? टाटा कंपनी है, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर होती है ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. अगर बीच में कहीं हमारे इस बायर ने इंस्टॉलमेंट्स को देना बंद कर दिया, माय डियर फ्रेंड्स, द कंपनी कैन टेक बैक द पोजेशन ऑफ द ट्रक फ्रॉम द buyer. Getting this or no, my dear friends? So the hire vendor has the right to repossess the goods in case of non-payment by the hire purchaser. So basically what is happening over here is only the transfer of the possession in the goods. Transfer in the ownership is not yet taking place. Ownership will get transferred only on the payment of the last installment. Getting this or no, my dear friends? Yes. This is known as hire purchase. किसी ने पूछा है, कभी कभार हमें फाइनेंस मिलता है कुछ व्हीकल खरीदने के लिए. इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ हायर परचेज? नो गौरव. जब आपको कोई बैंक लोन देती है या फाइनेंस देती है, तो नाउ यू क्रिएट अ डेट ऑन योर सेल्फ बाय टेकिंग द लोन. बट लोन का अमाउंट अब आपका अमाउंट हो जाता है, और ये अमाउंट आप दे देते हो टू से हीरो होंडा आपने खरीदी है, होंडा कंपनी को आपने ये पैसे दे दिए. जैसे ही आप पैसे देते हो, द बाइक बिकम्स योर बाइक ऑन डे वन. सो देयर इज नो thing common between taking a loan and purchasing a vehicle and between hire purchase. There's a huge difference between the two. Okay. पीयूष पूछ रहा है, मैम सपोज उसने नॉन पेमेंट किया तो टाटा कंपनी ने ट्रक ले ली, तो जो भी पैसे उसने पहले दिए थे क्या वो क्लेम कर सकता है? नो, अब वो फोरफिट हो जाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम दैट अमाउंट. ओके. सो यस, अब सवाल ये उठता है, क्या हायर परचेस और सेल सेम है? So the answer to this question is no. There is a big difference between a contract of sale and a contract of hire purchase. What are the differences? Let us check it out together. सबसे पहली बात तो, जब कभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रही हूं, सेल में देर इज एन इमीडिएट ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. देर इज एन immediate transfer in the ownership of the goods. Property in the goods मतलब होता है ownership in the goods. जितेश आपका क्वेश्चन क्या है? मेरे को यही नहीं समझ में आया. Who is liable in that period? टाटा कंपनी और बायर. Liable for what? I did not understand. Your question is incomplete. Jitesh, please send your complete question. गायत्री ने पूछा, मैम व्हाट विल हैपन इफ द ट्रक इज मेट विद एन एक्सीडेंट बिफोर द लास्ट पेमेंट? जो गुड्स का ओनर होता है वही गुड्स के लॉसेस को सफर करता है. इट इज गोइंग टू बी कवर्ड लेटर ऑन, मे बी चैप्टर नंबर 3 में ये चीज कवर होने वाली है, रिस्क एंड ओनरशिप ऑफ द गुड्स. ठीक है.
So please wait, Gayatri. I'll let you know. And Jitesh. Okay? तो सुनो मेरी बात. सेल जो होता है, सेल के केस में देर इज एन इमीडिएट ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, वेर एज हायर परचेज के केस में ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. सेल के कॉन्ट्रैक्ट में बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स, वेर एज माई डियर फ्रेंड्स इन केस ऑफ अ हायर परचेज, okay, hirer is only the bailee of the goods. He does not become the owner of the goods. He is a possessor of the goods. Okay. जितेश एंड गायत्री, आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है. प्लीज लिसन टू वट एवर आई एम टीचिंग, यू विल गेट द आंसर्स. अगर आप लोग मोबाइल पे ध्यान कम दोगे और लेक्चर्स पे ज्यादा ध्यान दोगे तो शायद आपको आंसर्स मिल जाएंगे. व्हाई आर यू ऑल अननेसेसरली चैटिंग इन द ग्रुप? प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन. ओके, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेल हो चुका है और अब बायर गुड्स का ओनर बन गया है. क्योंकि सेल हो चुका है और बायर गुड्स का ओनर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है. बट हायर परचेस में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है इन केस, माय डियर फ्रेंड्स, दिस पर्सन द बायर इज नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स. द अदर पार्टी कैन क्लेम द गुड्स बैक. बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर. सेल के कॉन्ट्रैक्ट में नाउ द गुड्स आर सोल्ड टू द बायर, एंड नाउ बिकॉज द गुड्स आर सोल्ड टू द बायर, आफ्टर विच द बायर इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट. अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, सेलर के लिए इट विल बी अ बैड डेट लॉस एंड ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर द फुल कंसिडरेशन फॉर द गुड्स सोल्ड. बट दिस रिस्क इज नॉट विथ दिस टाटा कंपनी इन केस ऑफ हायर परचेज, क्योंकि अगर हमारा परचेसर इनसॉल्वेंट हो जाता है, हमें टेंशन लेने की बात नहीं है. वी कैन क्लेम आवर गुड्स बैक. तो हमारा नुकसान इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है. यस और नो गाइस? यस. अब मुझे बताओ, एक बार गुड्स आपको बेचे जाते हैं, आपको जो करना है गुड्स के साथ आप कर सकते हो. आप चैरिटी में दे सकते हो, गिफ्ट में दे सकते हो, रीसेल कर सकते हो. बट इन केस ऑफ हायर परचेस you cannot resell the goods because you are still not the owner of the goods. So basically सेल में आप गुड्स को रीसेल कर सकते हो, और अगर आपने गुड्स को रीसेल किया है, दिस न्यू बायर will get a good title. But higher purchase में गुड्स को रीसेल करना अलाउड नहीं है, and thus you cannot pass on a bona fide title to the new purchaser. So this is a differentiation between a hire purchase contract and a contract of sale. Similarly, my dear friends, सेल और बेलमेंट में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. द बिगेस्ट डिफरेंस बीइंग, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, जबकि बेलमेंट में ओनली द पोजेशन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. सेल के केस में अब आपने गुड्स को सेल कर दिया, अब आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. बट बेलमेंट में एज सून एज द पर्पस इज ओवर, द गुड्स मस्ट बी रिटर्न्ड टू द ट्रू ओनर. सेल के केस में देयर इज ऑलवेज कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन हैज टू बी मॉनेटरी कंसिडरेशन, प्राइस मनी होना चाहिए. बट बेलमेंट देखो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट एक एक्सेप्शन था. बेलमेंट कंसिडरेशन के साथ भी हो सकती है और कंसिडरेशन के बिगर भी हो सकती है. इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन बेलमेंट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आपने आपकी फ्रेंड को आपके नोट्स कंप्लीट करने के लिए आपकी बुक दी थी, या आपने आपकी फ्रेंडी की एक्टिवा बोरो की थी, है ना, या आपने आपके फ्रेंड्स के घर पे से कुछ वैल्यूएबल्स रखे थे बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 10-15 days. सो नाउ all these are examples of bailment wherein there is no consideration involved. Okay. Bona fide मतलब genuine.
Okay, and there's a small paragraph which I think you all can understand. Sale and contract for work and labor. So contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price. But where no goods are sold and there is only doing or rendering of some work of labor, then the contract is only of work and labor and not of sale of goods. जैसे कि say for example, I told an artist to prepare my portrait. What he is selling me is his art. What he is selling me is his art. क्योंकि वो कैनवस और पेंट की कोई कीमत नहीं है, उसके आर्ट की कीमत है. It cannot be regarded as a contract of sale of goods. It is a contract for work and labor. या मैंने किसी स्कल्पचर को कुछ स्कल्पचर बनाने के लिए कहा. Okay, what is happening over here is the money that I'm giving is for his skills and labor and not for the goods. Will not attract this act. Okay, my dear friends. So देखो, sale is totally different from hire purchase. Sale is different from bailment. Sale is also different from a contract of work and labor. बस 3 ही कॉन्सेप्ट्स बचे हैं and then this unit comes to an end. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ इज इट मेड? इतना बेसिक सेक्शन मैंने कभी नहीं देखा. इतना इजी है ये सेक्शन. आप सेक्शन का हेडिंग देख के बता सकते हो सेक्शन का क्या कंटेंट है. बोलो, हाउ कैन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बी मेड? इट कैन ईदर बी मेड एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली हो सकता है ओरली और इन राइटिंग, और इट कैन बी मेड इन एन इम्प्लाइड मैनर. पेमेंट जो है वो डायरेक्टली दिया जा सकता है, इमीडिएटली, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दिया जा सकता है, या एडवांस में दिया जा सकता है, या गुड्स की डिलीवरी के बाद में दिया जा सकता है. एक ऑफर देता है और एक दूसरा बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जो गुड्स को बेचने का वादा कर रहा है वो सेलर है, जो गुड्स को खरीदने का वादा कर रहा है वो बायर है, और गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है यहां पे, याद रखना हमेशा. सो असेंशियल एलिमेंट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स. सिंपल. और यही ऑफर और एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, या इम्प्लाइड भी हो सकता है. एंड द मनी on those goods supplied can be paid on immediate basis or in advance or on a later date. Okay, जैसे दोनों भी पार्टीज अग्री करती है वैसे. सिंपल. ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ओके, ये सेक्शन एक ही सेंटेंस का सेक्शन है. व्हाई आई विल टेल यू, बिकॉज येस्टरडे आई गेव फुल हाफ एन आवर फॉर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? चलो बताओ मुझे. कोई भी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करती हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब्जेक्ट मैटर हमेशा हमेशा और हमेशा गुड्स ही रहते हैं. और यही गुड्स जो है एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, या कॉन्टिंजेंट गुड्स भी हो सकते हैं. हाँ, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल. फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है बट जो सेलर अक्वायर करने वाला है. और कॉन्टिंजेंट गुड्स वो गुड्स है जिनका आना इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. बट पते की बात यह है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर गुड्स ही होते हैं. तो देखो, subject matter of contract of sale can either be existing goods or future goods.
So goods which form the subject of contract of sale may either be existing goods, existing matlab owned, possessed by the seller, or they can also be future goods. और आगे contingent goods के बारे में लिखा हुआ है, contract of sale of goods of acquisition of which by seller depends upon a contingency which may or may not happen. So basically goods can also be contingent goods. जब कभी भी contingent goods या future goods की मैं बात कर रही हूं, there will always be an agreement to sell the goods. There will always be an agreement to sell the goods. सिर्फ existing goods में there could be a contract of sale. फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स में हमेशा होती है एक अग्रीमेंट टू सेल. गौरव ने पूछा है मैम क्लोथ्स को ड्राई क्लीनिंग के लिए देना क्या ये हायर परचेज होता है? नो गौरव, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ओके, आप ड्राई क्लीनिंग में गुड्स का इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना देते हो, ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस देते हो ना. सो गुड्स आर गिवन टू द ड्राई क्लीनर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, and as soon as the purpose is over the goods are returned back to you. That is a contract of bailment, Gaurav, not a contract of hire purchase. Okay, okay. Goods perishing before the contract is made. इसमें दो सेक्शंस है और ये दोनों भी सेक्शंस लेट मी टेल यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो चुके हैं. आई विल आस्क यू एंड यू गिव मी द आंसर. आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. पहले वाला सेक्शन नंबर 7, आप समझो क्या हुआ है सेक्शन नंबर 7 में. ए और बी ने, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ओके, ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है. क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? ए ने बी को कहा है, क्या कहा है? दैट आई विल सप्लाई यू 50 बैग्स ऑफ कॉटन. और ये कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर किया है? से आज एंटर किया है 10th मई 2021 को ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जहां पे ए बी को 50 बैग्स ऑफ कॉटन सप्लाई करने वाला है. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज हैपेंड बिटवीन देम फॉर द सेल ऑफ गुड्स. माय डियर फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये जो गुड्स थे जो गोडाउन में पड़े हुए थे 50 बैग्स ऑफ कॉटन, ओके, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था 3 दिन पहले मतलब 7 मई 2021 को there was a big fire in the neighborhood and all these goods were burnt and they are currently not in existence. So these goods are burnt and these goods are currently not in existence. About which both the buyer and the seller were not aware. So what is going to happen to this contract? Come on, tell me. इनको लगा था कि ये गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स है और ये गोडाउन में पड़े हुए हैं, बट जब परफॉर्मेंस का समय आया दे बोथ अंडरस्टूड कि ये गुड्स तो जल के राख हो चुके हैं. यू नो दिस विल get attracted under a concept that I had taught you all under the Indian Contract Act, and that is bilateral mistake. And agreement will be considered as void. Agreement will be considered as void. You know, एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका क्लियर है ना, बिलीव मी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल है. क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप आर नथिंग बट दे आर द किड्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उसी से उसने जन्म लिया है. इनिशियली सब कुछ एक ही एक्ट में था, बट लेटर ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हटाया गया और गुड्स के सेल से रिलेटेड ये सेपरेट एक्ट बनाई गई और पार्टनरशिप से रिलेटेड एक सेपरेट एक्ट बनाई गई. तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थरोर है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप में आपको कुछ भी डिफिकल्टी आने ही नहीं वाली है. और अगला वाला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 8, जिसमें क्या हुआ था, सब्सिक्वेंटली गुड्स में कुछ फॉल्ट आ जाता है. सब्सिक्वेंटली गुड्स में कुछ फॉल्ट आ जाता है मतलब आज आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है
आज अपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 20 डेज, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद बट परफॉर्मेंस के पहले गुड्स गॉट डिस्ट्रॉयड, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम void. कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम void. वहां पे अग्रीमेंट void थी, यहां पे अग्रीमेंट void है सेक्शन 7 में, और सेक्शन 8 में कॉन्ट्रैक्ट void है क्योंकि गुड्स सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉय हुए. सो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट void हुआ है और सेक्शन 7 में अग्रीमेंट जो है वो void हुई है. ओके Yes or no, guys? Yes. Or last bunch of unit number 3 is section number 9 and 10. Please mark both these sections as important sections. Important है. And section number 10, very, 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 very important. नहीं, सुनो मेरी बात. राशि पूछ रही मैम कॉटन खराब हो गया है बट सेलर को पता नहीं है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है ना. नहीं बेटा, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 10th को, हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, एट दैट टाइम सब्जेक्ट मैटर वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस. इट इज अ मिस्टेक, अ बायलैटरल मिस्टेक. बोथ द पार्टीज वर नॉट अवेयर दैट द सब्जेक्ट मैटर इज इट सेल्फ डिस्ट्रॉयड. तो जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट आप बना ही नहीं सकते हो ना. 7 तारीख को ही कॉटन जल के राख हो चुका है, आपने 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसको बेचने का और खरीदने का. हाउ कैन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग सच गुड्स व्हिच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस? इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक, विल बी void ab initio. ओके, come on to section number 9 and section number 10. Both these sections are very, 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 very important. Let us check it out. Come on. What is this section saying? Let me explain it to you all. Section 9 is a very easy section which says कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जब गुड्स का सेल हो रहा है, हाउ विल यू असर्टेन द प्राइस? हाउ विल यू असर्टेन द प्राइस? सो सबसे पहले और सबसे इजीएस्ट आंसर जो आएगा वो ये होगा, मैम कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज ने डिसाइड किया है वही होगा द प्राइस ऑफ द गुड्स. सो यस, द आंसर इज यस. सबसे पहली बात, द प्राइस इज फिक्स्ड. आई गेस ये लिखा होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का जो प्राइस होता है दैट इज फिक्स्ड बिटवीन द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. प्राइस अगर मैं बात कर रही हूं तो ऑलवेज इट हैज टू बी मॉनेटरी कंसिडरेशन. तो जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, द प्राइस इज यूजुअली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, जो बायर सेलर को देगा. बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज अ सर्टेन मैनर.
But now there is a certain manner in certain contracts, there is a certain manner which is determined there's a certain manner that is prescribed which will determine the price. जैसे कि किसी valuer को appoint करना. I think the issue is resolved now. You can continue watching the lecture. आज कुछ हुआ है आप लोगों को? काफी डिस्टर्ब लग रहे हो आप लोग सब. Some problem with you all? आज नहीं सीखना है क्या आप लोगों को? ओके, सुनो मेरी बात. लास्ट वार्निंग है ये, ठीक है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है? इट इज फिक्स्ड यूजुअली इन द कॉन्ट्रैक्ट. But if it is not fixed in the contract, usually there is a method that is fixed to determine the price of the goods. जैसे कि say for example to appoint a valuer. और फिर वैल्यूअर ये गुड्स का प्राइस डिटरमिन करता है जिसके हिसाब से हमारे बायर को प्राइस मनी कंसिडरेशन देना होगा टू द सेलर. This is what section number 9 is talking about. Section number 10 is talking about agreement to sell at valuation. What is section number 10 talking about? Section number 10 कह रहा है, suppose आपने contract में लिखा है that the price of the goods will be determined by a third party. Price of the goods will be determined by a third party. And the third party does not determine the price of the goods. The contract will become void. In fact, agreement will become void ab initio because now the terms are vague. आपने कहा था हम गुड्स को बेचेंगे, आप गुड्स को खरीदोगे और प्राइस आप उतना ही दोगे जितना हमारा ये वैल्यूअर जो हमारा फिक्स हुआ है वो डिटरमिन करता है. वैल्यूअर जो है वो प्राइस डिटरमिन करता ही नहीं है. अगर वैल्यूअर प्राइस को डिटरमिन नहीं करता है देन माय डियर फ्रेंड्स द अग्रीमेंट विल बी वॉइड ab initio. But now this section number 10 does not end over here. अगर सपोज ऐसा हुआ है कि बायर या सेलर ने इस थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया था गुड्स को वैल्यू करने से. वैल्यूअर was ready to value the goods. The valuer was ready to value the goods. But either the buyer or the seller, कोई भी हो सकता है, he is not allowing the valuer to determine the price of the goods. तो ऐसे केस में my dear friends, the party who is not in fault can file a case against the other party who is not allowing the valuer to determine the price and he can claim the damages. जिसकी गलती नहीं है वो दूसरे पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और डैमेजेस रिकवर कर सकता है. अच्छा, एक तीसरा केस भी हो सकता है. सपोज सेलर ने कुछ गुड्स ऑलरेडी बायर को अप्रोप्रिएट कर दिए हैं और अभी तक थर्ड पार्टी ने गुड्स की प्राइस डिटरमिन नहीं की है. तब एक्ट कहती है अगर वैल्यूअर डिटरमिन करे तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा. बट सपोज वैल्यूअर प्राइस डिटरमिन नहीं कर रहा है, यू हैव टू पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर द गुड्स दैट यू have accepted. I will give you a simple example for this and please make a note of this example. Okay, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इसके ऊपर कुछ सवाल है. Say Mr. A, okay, he has two bikes. He has two bikes. और इन्हीं बाइक्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा रहा है विथ मिस्टर बी.
और इन बाइक्स का जो प्राइस है विल बी डिटरमिन्ड बाय सम थर्ड पार्टी। अब देखो क्या हुआ है, ए ने बी को ऑलरेडी एक बाइक दे दी है, दो में से ए ने ऑलरेडी एक बाइक बी को दे दी है। अब ये जो थर्ड पार्टी है उसने ये बाइक के प्राइस को डिटरमिन करने से मना कर दिया। हमारी थर्ड पार्टी ने बाइक के प्राइस को डिटरमिन करने से मना कर दिया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कैन बी कीप द बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट? ओके, और will he have to pay some consideration for the bike that he has received? तो एक्ट कहती है, my dear friends, Mr. B has to pay a reasonable price. Mr. B has to pay a reasonable price for the bike he has already taken. और जहां तक सेकंड बाइक की बात है, the contract will be void ab initio. Why is it going to turn void ab initio? Because the third party has denied to determine the price of the goods. तो आप कहोगे मैम पहली बाइक का क्या होगा? पहली बाइक का क्या होगा? रीजनेबल प्राइस बी को ए को देना पड़ेगा क्योंकि गुड्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है. This is what section number 10 is saying. So please write down this example. It is a very important section. So here we are done with unit number 1 of the Sale of Goods Act. You all want me to continue or stop? Because कुछ खास मूड आप लोगों का लग नहीं रहा है. बोलो. यूनिट 1 खत्म हो चुका है. क्या आप लोग चाहते हो मैं यूनिट 2 की शुरुआत करूं या रुक जाऊं? बोलो. ठीक है, चलो फिर. Unit number 2 is talking about conditions and warranties. It is talking about conditions and warranties. What are conditions and what are warranties? ओके, सेक्शन 9 और 10 में वापस से रिवाइज कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. सेक्शन 9 बहुत सिंपल सेक्शन है. सेक्शन 9 कहता है कोई भी गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसका प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है. तो उसका प्राइस डिटरमिन किया जाता है इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. इट इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. Sometimes the parties do not fix the price in the contract, but they determine a process through which the price can be valued. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिसाइड किया है, पार्टीज हैव डिसाइडेड दैट गुड्स का प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय अ वैल्यूअर. फिर जो भी वैल्यूअर प्राइस को डिटरमिन करता है वही प्राइस विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर. और सेक्शन 10 जो है वो कहता है अगर कभी ऐसा हुआ है कि प्राइस कोई वैल्यूअर डिटरमिन करने वाला है तो जो भी वैल्यूअर ने प्राइस डिटरमिन किया है वो प्राइस मनी हमारे सेलर को, बायर को
हमारे बायर को, सेलर को देना पड़ेगा। बट सपोज हमारा वैल्यूअर ने प्राइस डिटरमिन करने से मना कर दिया, अग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट उसने क्यों मना किया है? बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द बायर और द सेलर। तो जो पार्टी एट फॉल्ट है विल हैव टू पे डैमेजेस टू द अदर पार्टी। और मीन टाइम में अगर कोई गुड्स सप्लाई हो चुके हैं तो ये गुड्स का रीजनेबल कॉस्ट आपको देना पड़ता है टू द सेलर, इज व्हाट सेक्शन नंबर 10 इज सेइंग। ओके, so our next unit under the Sale of Goods Act is talking about conditions and warranties. सबसे पहला सेक्शन जो है इस चैप्टर नंबर 2 में इस सेक्शन नंबर 11 which is relating to stipulation as to time. Now listen to me. स्टिपुलेशन का मतलब होता है बेसिकली अ काइंड ऑफ अ टर्म, जो हम कहते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंडीशन। ओके, सो नाउ देयर आर टू थिंग्स इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर two things in every contract. I'm talking about section number 11 over here. Okay, you can make a note of this particular graph. हर कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती है, एक डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज द पेमेंट फॉर द गुड्स दैट आर बीन डिलीवर्ड. In every contract there are two things. One is the delivery of the goods and second is the payment for the goods that are being delivered. एक्ट कहती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 11 कहता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. डिलीवरी ऑफ द गुड्स is one of the essence of the contract. Delivery of the goods is an essence of the contract. Whereas delivered goods का price कब पे किया जाएगा is not that important. पैसे तो ऐसे ही मिल जाएंगे आज नहीं तो कल. क्या जरूरी है? प्रॉमिस टाइम पे गुड्स की डिलीवरी करना, ये एक्ट मानती है. ओके, हो सकता है आप पर्सनली कुछ और मानो, बट एक्ट के हिसाब से व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू डिलीवर द गुड्स ऑन द प्राइस, ऑन द टाइम दैट हैज बीन प्रॉमिस्ड. पेमेंट ऑफ द प्राइस इज नॉट एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट एन एसेंस ऑफ the contract. Payment of the price is not an essence of the contract. Okay, so therefore if the price of the goods is not made on time, so basically अगर आप गुड्स का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील. कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी voidable. कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी वैलिड. कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी voidable, इट विल रिमेन वैलिड. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? यू कैन sue the other party और लेट पेमेंट के लिए आप डैमेजेस क्लेम कर दोगे, बट यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. बट यस, if the delivery of the goods is not made on time, you can avoid the contract. The contract becomes voidable at the option of the buyer. This is what section number 11 is talking about. फिर अगर आप चाहो तो और समय दीजिए, या अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइंड कर दीजिए.
ओके तो देखो वापस से, जहां तक प्राइस के पेमेंट की बात है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे तो आपको आ ही जाएंगे। तो पैसे समय पे नहीं आए उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, बट यस अगर गुड्स समय पे डिलीवर नहीं किए गए हैं, अगर गुड्स समय पे डिलीवर नहीं किए गए हैं, देन the contract becomes voidable at the option of the buyer, because delivery of the goods is considered as an essence of the contract, is an essence of the contract. This is what section number 11 is talking about. स्टिपुलेशन का मीनिंग होता है बेसिकली अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो कंडीशंस होते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, गुड्स की डिलीवरी का और उन डिलीवर्ड गुड्स के पेमेंट का, उसको स्टिपुलेशन हम कहते हैं। अब देखो यही स्टिपुलेशन जो होता है, यही टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनको रिलाई करते हुए अगर बायर कुछ गुड्स खरीदता है और लेटर ऑन उसके साथ माना जाता है कि धोखा हुआ है, तो बायर के पास कौन से सारे रेमेडीज है? अरे सुनो ना मेरी बात, यही जो कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, यही जो टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ये दो टाइप के हो सकते हैं, अ कंडीशन और अ वारंटी। हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंडीशन और इन द फॉर्म ऑफ अ वारंटी। इफ दीज टर्म्स जिसको रिलाई करके बायर ने गुड्स को खरीदा है आर essential to the main contract, it is known as a condition. Please listen to me very carefully. This concept is very important. Listen to me very carefully. यही conditions, यही terms, if they are essential to the main contract, it is known as a condition. And if they are collateral to the main contract, it is known as a warranty. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। आप एक बाइक खरीदने जाते हो, आप एक बाइक खरीदने जाते हो और ये जो सेलर है वो आपको कुछ चीजें बता रहा है, कुछ टर्म्स बता रहा है, कुछ कंडीशंस बता रहा है। जैसे वो कह रहा है कि ये जो बाइक है इसका एवरेज जो है इज अराउंड 40 किलोमीटर्स पर लीटर। सो यू गेट इम्प्रेस्ड कि आज के जमाने में ये बाइक 40 किलोमीटर्स का एवरेज दे रही है, क्या बात है, काफी इकोनॉमिकल बाइक है, आई शुड गो फॉर द परचेज ऑफ दिस बाइक। फिर ये सेलर कह रहा है आपको 3 सर्विसेज भी मुफ्त में मिलेगी एंड वगैरह वगैरह, ऐसे करके उसने बहुत सारी बातें आपको कही है जिन पे रिलाई करते हुए आपने बाइक को खरीदा है। अब देखो केस 1, आपने जब एक्चुअली बाइक को यूज करना शुरू किया आपने रियलाइज किया 40 क्या ये बाइक 20 का भी एवरेज नहीं देती है। सो बेसिकली बाइक कितने का एवरेज दे रही है इज अ कंडीशन विच इज असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ कंडीशन। जबकि अगर मैं कह सकती हूं चलो 3 सर्विसेज का वादा किया गया था, 2 ही सर्विसेज मुफ्त में मिली है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दिस इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नोन एज अ वारंटी, इट इज नोन एज अ वारंटी। सो व्हाट इज अ कंडीशन? इन शॉर्ट, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन which is essential to the main purpose of the contract. एवरेज क्योंकि 40 का था, हमने बाइक को लिया था। ओके, सो इट इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ऑब्वियस सी बात है
अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब हमें ऐसी कोई बाइक नहीं खरीदनी है जो सिर्फ 20 किलोमीटर्स का एवरेज दे रही है. वी हैव द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. बट व्हाट इज अ वारंटी? My dear friends, a warranty is a stipulation which is collateral to the main contract. It is collateral to the main contract. And a breach of the warranty will not give you the right to resign the contract. 3 के बदले 2 सर्विसेज मुफ्त में मिली है. It's not a big deal. But yes, क्योंकि आपके साथ झूठ बोला गया है, you can always claim the damages. आप कह सकते हो अब आपने 3 सर्विसेज मुफ्त में देने का वादा किया था ना, आई विल गेट द थर्ड सर्विस डन एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट. आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर इट. बट यू कैन नॉट रिटर्न द बाइक बैक टू द seller. You will not be able to resign the contract, but yes, what will you be able to do? You will be able to claim the damages. So देखो, stipulation in any contract can be of 2 types, either a condition or a warranty. Condition is a stipulation essential to the main contract, whereas a warranty is a stipulation which is collateral to the main contract. If there is a breach of condition, you can resign the contract, whereas if there is a breach of warranty, you can only claim the damages. Okay, but yes, इसमें और एक चीज है. अगर आप चाहते हो, you can treat a breach of condition as a breach of warranty. Means you do not want to resign the contract. आप कहते हो जब से ये बाइक मेरे लाइफ में आई है, I've become lucky. I mean, this bike is lucky for me. Luck has favored me once this bike came into our house. I don't want to return this bike. छोड़ दो, 40 का नहीं दे रही है एवरेज, 20 का दे रही है, फर्क नहीं पड़ता. आई कांट गिव माई लकी बाइक अवे अगेन. अब आप क्या कर सकते हो? इफ यू डू नॉट वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन क्लेम द डैमेजेस. यू कैन क्लेम द डैमेजेस. आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया है. नाउ इंस्टेड ऑफ रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, you are claiming its damages. Instead of rescinding the contract, you are claiming its damages. This is known as treating a breach of condition as a breach of warranty. Whenever you treat a breach of condition as a breach of warranty, you lose your right to resign the contract and you will only be able to claim the damages. Okay, but of course, yes, a breach of warranty can never be treated as a breach of condition. Okay, did you all understand this, guys? I think आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी सारी चीजें हम करेंगे कल. थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय.